हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम लोग एनसीईआरटी होम साइंस क्लास 12 का पार्ट 1 का लेसन नंबर 5 देख रहे थे। लेसन नंबर 4 तक हम लोगों ने एनसीईआरटी की सीरीज कॉन्सेप्ट वाली कर ली है। अब लेसन नंबर 5 आज हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि लेसन नंबर 5 क्या चीज़ है, क्या लेसन का नाम है, उसको हम लोग जानेंगे। तो लेसन का नाम है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा, यानी फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। लेसन है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा क्या है? तो खाद्य गुणवत्ता या खाद्य सुरक्षा एक आश्वासन है कि ये खाद्य सुरक्षित और मानव उपभोग के लिए है। तो यही है खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा। तो फूड सेफ्टी का मतलब ये होता है कि जो उसमें अविषाक्त पदार्थ है, जैसे किसी फूड में अविषाक्त पदार्थ है तो उसमें किस सीमा तक वो अविषाक्त पदार्थ हैं जो कि जीव को हानि पहुंचा सकते हैं, तो वही होता है फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी के अंदर दो चीज़ें आती है, टॉक्सिसिटी और हैजार्ड। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी यानी खतरे की किस सीमा तक किसी जीव को हानि पहुंचा सकता है वो है, और हैजार्ड है यानी संकट की संभावना है जिनकी वजह से खाद्य पदार्थ खतरे में है या प्रयुक्त मात्रा में न किया जाए तो हो सकता है। तो हैजार्डस क्या हो सकते हैं? खाद्य पदार्थ में खतरे भी हो सकते हैं, प्रयुक्त मात्रा में न किया जाए तो वो खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ये फूड क्वालिटी यानी एक आश्वासन है कि ये खाद्य सुरक्षित है और मानव उपभोग के लिए बना है। इसमें आइए देखते हैं कि हम लोग को जानना क्या है। तो खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों और पहलुओं को समझेंगे। खाद्य जनित रोग कैसे होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों को जानेंगे, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन तंत्रों के महत्व को समझेंगे, और जीविका के अवसर की, यानी पहला लेसन हमारा जीविका आजीविका का था, तो उसी हिसाब से हम जानेंगे कि अब इसमें मतलब फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी के अंतर्गत जीविका के अवसर कैसे हमको मिल सकते हैं, हम उसके अंतर्गत कैसे परिचित होंगे या अवसरों से कैसे विकल्पों से परिचित होंगे। तो देखिए प्रस्तावना देख लेते हैं थोड़ा सा कि एनसीईआरटी की प्रस्तावना में लिखा क्या हुआ है फूड सेफ्टी एंड फूड क्वालिटी लेसन के अंदर। तो लिखा हुआ है, भोजन किसी जनसंख्या की स्वास्थ्य, पोषक स्थिति और उत्पादकता का प्रमुख निर्धारक होता है। अतः यह आवश्यक है कि भोजन हम खाते हैं वो पौष्टिक और सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित भोजन से बहुत से खाद्य जनित रोग हो सकते हैं। संदूषित और मिलावटी खाद्य पदार्थों से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में अखबारों में पढ़ा होगा। वैश्विक स्तर पर खाद्य जनित रोग सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समस्या है। तो क्या है कि भोजन जो है वो स्वास्थ्य, पोषक स्थिति और उत्पादकता का प्रमुख निर्धारक है। अगर भोजन सही से नहीं मिल रहा है तो जनसंख्या या किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होएगा, न तो उसका पोषक स्थिति अच्छा होगा, न जब उसकी पोषक स्थिति अच्छी नहीं होगी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तो उसकी उत्पादकता भी क्या होगी, वो बहुत अच्छी नहीं होगी। तो उत्पादकता, स्वास्थ्य, पोषक स्थिति का क्या है, भोजन निर्धारक है। तो जो हम भोजन खाते हैं वो सुरक्षित और पौष्टिक भी होना चाहिए। असुरक्षित भोजन से खाद्य जनित रोग हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो सकती है, जैसा कि आप लोगों ने अपने आसपास के अखबारों में पढ़ा होगा, अपने चैप्टर में पढ़ा होगा, अपने क्लास में पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए कि 2015 में दस्त जैसे रोगों से 18 लाख लोगों की मृत्यु हुई। में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 में बताया गया कि 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में प्रतिवर्ष गंभीर दस्त के, यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 में बताया गया है कि 5 वर्ष के कम आयु वाले बच्चों में प्रतिवर्ष गंभीर दस्त के 9 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण अधिनियम है जो 2015-16 में बताया ये कि कम से कम 5 वर्ष आयु के बच्चे, जो 5 वर्ष आयु के से कम वाले बच्चे हैं, उनमें 9 लाख से अधिक मामले आए हैं दस्त के। खाद्य जनित रोग न केवल मृत्यु के लिए उत्तरदायी है बल्कि इनसे व्यापार और पर्यटन को भी क्षति पहुंच सकती है। इस कारण धनिहान, बेरोजगारी, सारी चीज़ें बढ़ सकती है। इसी कारण, इन सभी कारणों से जब हमारे शारीरिक कारण, आर्थिक कारण,
सारी चीज़ें जो हमारे सब कारण बनेंगे या रुकावट बनेगा उसमें, तो क्या होंगे, इन सभी कारणों को तब ध्यान में रखा जाएगा और उसी लिए ये क्या बना, पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के महत्व में वृद्धि हुई। तब जाकर के खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को महत्व मिला और उसमें वृद्धि हुई। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के क्या महत्व हैं, जैसे क्यों महत्व मिला, क्या उत्तरदायी, क्या कारण बन सकते हैं महत्व मिलने का खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के, तो हो सकता है जीवन शैली और खान पान की आदतों के तेज़ी से बदलने के कारण अधिक संख्या में लोग घरों के बाहर खाने के लिए जाने लगे। व्यावसायिक प्रयोजन के लिए जब खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में और कई घंटे पहले तैयार किए जाते हैं, यदि उनका भंडारण सही तरीके से न किया जाए तो ये खराब हो सकते हैं। तो इसी कारण से क्या हुआ, खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा संबंधित मामलों को अत्यधिक महत्व मिला, क्योंकि बहुत से लोग क्या होने लगे, खान पान की आदतों में बदलाव करने लगे तो वो अब घर पे ना खा करके वो बाहर जाने लगे खाने के लिए। तो बना बनाया कोई भी चीज़, व्यावसायिक चीज़ जो बना बनाया कई घंटे पहले से या कुछ दिन पहले से रखा हुआ है, वो अगर उनका भंडारण सही तरीके से नहीं होगा, उनकी गुणवत्ता सही तरीके से नहीं रहेगी, तो वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, उनकी क्वालिटी गिर जाएगी, उसमें टॉक्सिसिटी आ जाएगी, हजार्डस आ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, उससे स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ेगा। इसलिए इन कारणों की वजह से भी खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के मामलों में सुधार हुआ। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। संसाधित और पैक किए हुए खाद्य पदार्थ बहुत से हैं, इन खाद्य पदार्थों की सुरक्षा बहुत महत्व रखती है। अगला है, मिर्च, मसालों और तिलहनों को घरेलू स्तर पर संसाधित किया जाता था और इनकी शुद्धता की चिंता नहीं होती थी। जैसे मिर्च, मसाले और तिलहन है तो ये घरेलू स्तर पर संसाधित किए जाते थे। जैसे सरसों का तेल, सरसों आया, सरसों से तेल बना, मसाले हैं, मिर्च मसाले आ रहे हैं, उससे अब खाने योग्य तैयार किए जा रहे हैं, तो बहुत से इनकी शुद्धता की चिंता नहीं की जाती थी। अब क्या है, अब जो है कि वो पैक किए हुए आ रहे हैं, जैसे पिसे हुए मसाले आ रहे हैं, पैक किए हुए, बड़े बड़े शहरों से, बहुत नगरों से अधिक जो जनसंख्या है हमारे नगरों की, या जो हमारी जनसंख्या की वृद्धि हुई है नगरों और शहरों में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से क्या है कि उसकी मांग तेज़ी से बढ़ गई। जैसे तेज़ी से मांग बढ़ी तो घर की चीज़ें तो उतनी मिल नहीं पाएंगी, तो क्या होगा, फिर उसे बाहर से मंगाना पड़ने लगा। तो जब बाहर से मंगाना पड़ने लगा तो क्या होने लगे, सारे मसाले ये सब चीज़ें पैक होकर के बाहर से आने लगी। अब संसाधित खाद्य कच्चे पदार्थ की गुणवत्ता भी सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंध रखती है और उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो जैसे चीज़ें बाहर से आ रही हैं तो उनकी गुणवत्ता का भी तो ख्याल रखा जाना चाहिए। तो ये है अगला पॉइंट। भोजन की व्यवस्था के लिए बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों को अन्य स्थान पर पहुंचाना एक जटिल कार्य है और संसाधित तथा उपयोग के बीच एक लंबा अंतराल रहता है। अतः बड़ी मात्रा में उत्पादन और बड़ी मात्रा में वितरण के बीच का समय भी जोखिम आकलन और सुरक्षा प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, सूक्ष्म जैविक अनुकूलन, प्रतिजैविक प्रतिरोधकता, परिवर्तित मानवीय सुग्राह्यता और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं ने मिलकर खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों के मामलों की वृद्धि की है। आज हमें जितना भी खाद्य जनित रोगाणुओं की जानकारी है, उनसे लगभग आधे खाद्य जनित रोगाणुओं की खोज पिछले 25-30 वर्षों में हुई है। तो जो हमारे सूक्ष्म जैविक या प्रतिजैविक प्रतिरोधकता जो भी चीज़ें हैं, जो खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोग के जो मामले में वृद्धि हुई है, तो जो हमें आज पता चल रहा है, जितना हमें आज पता है उससे लगभग आधा से अधिक खाद्य जनित रोगाणुओं की खोज किसने की है, तो पिछले 25-30 वर्षों में हुई है। यानी 25-30 साल से पहले, इसके पहले खाद्य जनित जो रोगाणु होते थे उनका उतना पता नहीं होता था, लेकिन 25-30 साल से जितना हमें पता है उससे आधे से ज़्यादा की 25-30 साल में इन खाद्य जनित रोगाणुओं की जानकारी हुई है।
और अभी भी बहुत सारे ऐसे खाद्य जनित रोग हैं जिनका अभी हमें पता ही नहीं है, जिनके कारणों की जानकारी अभी तक है ही नहीं। यह वैश्विक जन स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। पहचानने और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी की प्रणाली स्थापना की आवश्यकता है। ये सब सारे क्या हैं? फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी के क्या हैं? इम्पोर्टेंस है यानी महत्व हैं। भारत ने भी विश्व व्यापार संगठन WTO निःशुल्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश पाने और विश्व बाजार की अधिक उपलब्धता के अवसर मिले हैं। इस परिवेश में यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक देश खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता को बनाए रखे, सुनिश्चित करे कि आयातित खाद्य पदार्थ अच्छी गुणवत्ता के हों और खाने के लिए उपयुक्त हैं। देश में खाद्य उत्पादन को सुरक्षित रखने के साथ साथ दूसरे देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी खाद्य मानकों और नियंत्रणकारी प्रणालियों की आवश्यकता है। सभी खाद्य निर्माताओं के लिए आवश्यक है कि वे गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए प्रस्तावित मानक बनाए। तो WTO ने निःशुल्क समझौते पर भारत ने भी क्या किया है? विश्व व्यापार संगठन के निःशुल्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिससे सभी देशों और विदेशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश पा सके, विश्व बाजार की अधिक उपलब्धता हो, जानकारी की अवसर की उपलब्धता हो और प्रत्येक देश की खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को बनाए रखे, सुनिश्चित करे कि जो आयातित वस्तुएं हैं उनकी भी गुणवत्ता बनी रहे और देश में खाद्य उत्पादन को सुरक्षित रखने के साथ साथ दूसरे देश के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी प्रभावी खाद्य मानक और नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता है। जो मानक बनाए गए हैं खाद्य नियंत्रण और सुरक्षा के लिए, वो सभी का ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। वायुमंडल, मृदा और जल के प्रदूषण तथा कीटनाशकों के उपयोग से कृषि उत्पादों में इनके संदूषण का अंश आ जाता है। इसके अतिरिक्त मिलाए जाने वाले पदार्थ जैसे परिरक्षक, रंजक, सुगंध कारक और अन्य पदार्थ जैसे स्थायी कारक के कारण विभिन्न खाद्यों के विभिन्न अवयव, पोषकों और संदूषकों का विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे जो वायुमंडल, मृदा, जल प्रदूषण, कीटनाशक हैं, उनके कृषि उत्पादों में इनके संदूषण का अंश तो आ जाता है। मान लीजिए उसमें जो चीज़ें उगाई जा रही हैं उसमें अंश आ जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है ताकि वो काफ़ी समय तक सुरक्षित रखा जा सके, तो उसमें भी क्या होते हैं, कुछ अंश आ सकते हैं। रंजक, जैसे उसमें जो रंजक मिलाए जाते हैं, सुगंध कारक यानी जो उनके फ्लेवर को इन्हांस करते हैं और उनकी जो स्थायी कारक हैं यानी उसको काफ़ी लंबे समय तक रखने के लिए जो चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो ये भी इन सबों का भी क्या करना, विश्लेषण करना, इन सभी पोषक तत्वों के विश्लेषण करना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सारी चीज़ें फूड सेफ्टी एंड फूड क्वालिटी के इम्पोर्टेंस है यानी महत्व है। अब आइए देखते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं। आइए देखते हैं फूड सेफ्टी क्या होता है, यानी फूड सेफ्टी का अर्थ क्या होता है। तो फूड सेफ्टी का अर्थ होता है कि यह आश्वासन है कि अपने इच्छित उपयोग के अनुसार भोजन मानव उपभोग के लिए स्वीकार्य है। खाद्य सुरक्षा को दो अन्य संकल्पनाओं में अविषालुता और संकट को परिभाषित करने को उन्नत किया जा सकता है। यानी जो मैंने शुरू में ही बताया है कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है, खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता का, कि वह आश्वासन है कि वे खाद्य सुरक्षित हैं और मानव उपभोग के लिए क्या हैं, स्वीकार्य हैं। यानी मानव उपभोग में लेने के लिए सही रूप से हैं। तो ये क्या है, खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा के अंदर भी दो संकल्पनाएं, दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला आता है अविषालुता और संकट को परिभाषित करने। अविषालुता का मतलब होता है टॉक्सिसिटी। ये क्या है, ये टॉक्सिसिटी है। यानी अविषालुता और हजार्डस यानी खतरे का संकेत। तो ये खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, अविषालुता यानी टॉक्सिसिटी, और आप लोग ये अविषालुता शब्द और टॉक्सिसिटी दोनों याद रखिएगा। हजार्डस मतलब संकट।
तो संकट को परिभाषित करने के लिए यानी हजार्डस को परिभाषित करने के लिए, और दूसरा टॉक्सिसिटी क्या है। ये फूड सेफ्टी के अंतर्गत दो कॉन्सेप्ट आते हैं। आइए जानते हैं टॉक्सिसिटी क्या होती है और हजार्डस क्या होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि टॉक्सिसिटी क्या होती है। वो होती है कि जो फूड है यानी उसमें खतरे की सीमा किस सीमा तक है। यानी जैसे कोई व्यक्ति किसी फूड को खा रहा है तो उसमें कोई चीज़ें खराब हो गई हैं यानी ख़राब है, उसमें जीवाणु की वृद्धि हो गई है और वो चीज़ ख़राब हो गया है। तो उसको जब वो इंसान उस चीज़ को ग्रहण कर रहा है, मनुष्य उस चीज़ को ग्रहण कर रहा है, तो उसमें जो खतरे की सीमा है वो किस सीमा तक है। जैसे कोई चीज़ इतनी ख़राब हो जाती है कि खा लेने के बाद स्वास्थ्य इतना बिगड़ जाता है कि सही होने में बहुत समय लगता है, या तो कोई इंसान उस चीज़ पर इतना असर हो जाता है कि वो अपने शरीर को ही त्याग देता है। तो खतरे की सीमा किस सीमा तक है, यानी थोड़ी बहुत है कि ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा है, ये किस सीमा तक है। यानी अविषालुता क्या किस सीमा तक है, कितनी जीव को हानि पहुंचा सकता है, उसके किस किस अंग को क्षति कर सकता है। ये सारी चीज़ें क्या है, टॉक्सिसिटी है यानी अविषालुता है। जैसे कोई भी चीज़ है अधिक मात्रा में प्रयोग कर दिया, कोई भी चीज़ डालना है किसी चीज़ में 1% हमने डाल दिया, उसमें 10%, तो क्या हो जाएगा, जब उसका प्रस्तावित तरीके से या प्रस्तावित मात्रा में प्रयुक्त नहीं किया जाता है तो फलस्वरूप क्या होती है, क्षति होती है। तो जब क्षति होती है तो क्या होता है, उससे शरीर को हानि पहुंचती है। तो वो किस सीमा तक है, यही है हमारी टॉक्सिसिटी यानी अविषालुता। अब जानते हैं हजार्डस क्या होता है। हजार्डस जो खतरा होता है वो प्रयुक्त मात्रा में, जैसे किसी वजह से खाद्य पदार्थ खतरे में है, ठीक है, खाद्य पदार्थ में खतरा है, तो वो क्यों खतरा है, क्योंकि वो उसमें क्या है, जो मात्रा है वो प्रयुक्त नहीं है। जैसे किसी चीज़ की मात्रा है तो वो प्रयुक्त रूप में नहीं है, यानी जितना जैसे चीज़ चाहिए वो नहीं है उतनी, तो क्या है, हजार्डस। हजार्डस कितने टाइप के होते हैं, हजार्डस भौतिक होता है, रासायनिक होता है और जैविक होता है। यानी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, बायोलॉजिकल। तो हजार्डस क्या है, तीन टाइप के होते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक, यानी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो ये हजार्डस के 3 रूप हैं। अब देखते हैं कि फिजिकल हजार्डस क्या होता है, केमिकल हजार्डस क्या होता है, बायोलॉजिकल हजार्डस क्या होता है। आप लोग जैसे ही टॉपिक शुरू होता है तो आप लोग को थोड़ा बोरिंग लगता होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा देर सुनेंगे, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग को चीज़ें मिलती जाएंगी, आप लोग को क्लास भी देखने में अच्छा लगेगा। तो ऐसा नहीं कि पहले ही थोड़ा सा क्लास देखें और समझ में नहीं आया और चल दिए क्लास को बंद करके, तो ऐसा नहीं कीजिए, आप लोग के लिए ही है ये क्लास। अब देखते हैं पहला क्या था, फिजिकल हजार्डस। यानी जो खतरा हो सकता है, जो खाद्य पदार्थ में खतरा हो सकता है वो भौतिक हो सकता है। जैसे कोई भी भौतिक पदार्थ हो सकता है, जैसे जो सामान्यतः खाद्य पदार्थों में नहीं पाया जाता है, जो रोग उत्पन्न कर सकता है अथवा आघात पहुंचा सकता है। इसमें सम्मिलित कौन सा, भौतिक हजार्डस, यानी जो खाद्य पदार्थ में नहीं जा सकता है, नहीं पाया जाता है, और जब उसमें वो पाया जाएगा, यानी जब उसमें फिजिकल हजार्डस पड़ जाएंगे, मिल जाएंगे या आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, रोग उत्पन्न हो सकता है, आघात पहुंच सकता है शरीर को। तो इसमें कौन कौन चीज़ सम्मिलित है फिजिकल हजार्डस में, लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश, बाल इत्यादि। ये देखिए आप लोग, ये इमेज देखिए, इसमें दिया हुआ है कि ये फिजिकल हजार्डस कौन कौन से हैं। तो ये है जैसे पत्थर हो गया, बाल हो गया, तना का बीज हो गया, हड्डियों के टुकड़े, पंख हो गए, रेशेदार जूट हो गया, बटन हो गया, बीड़ी और सिगरेट हो गया, कील, नट, बोल्ट हो गया, आभूषण हो गया। ये क्या है, खाद्य पदार्थ के भौतिक संकट यानी फिजिकल हजार्डस हैं, जो कि खाद्य पदार्थों में नहीं पाए जाते हैं। ये बाहर से कहीं से आपके खाद्य पदार्थ में मिल जाते हैं या गिर जाते हैं किसी तरीके से, जो कि हमारे
ये सब चीज़ें जानने में नहीं होती है। तो जैसे ही मेरे शरीर में या हमारे शरीर में हो जाता है तो क्या करता है, संकट पैदा कर देता है या खतरा पैदा कर देता है। तो उससे क्या होता है, शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं और खतरे उत्पन्न हो जाते हैं या आघात पहुंचने लगता है। तो ये होते हैं फिजिकल हजार्डस। अब अगला क्या था, केमिकल हजार्डस यानी रासायनिक हजार्डस। तो ये क्या होते हैं, जैसे रासायनिक हजार्डस का मतलब क्या होता है, आइए पहले देखते हैं कि रासायनिक हजार्डस वो होते हैं जो मात्रा से अधिक प्रतिबंधित रसायन यूज किए जाते हैं। जैसे कोई चीज़, किसी भी खाद्य पदार्थ में हमें कोई रसायन डालना है तो जितनी मात्रा में डालना है उससे ज़्यादा, जैसे जितनी मात्रा में डालना है उससे ज़्यादा क्या कर दिया हमने, रसायन का यूज कर दिया। तो जब हम ज़्यादा रसायन का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो खतरा पैदा हो जाएगा। जैसे एक्सपायरी रसायन, जैसे कोई भी चीज़ है जो भी केमिकल है उसका डेट क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया है। एक्सपायर होने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, उसे खाद्य पदार्थ में मिला रहे हैं। तो जब उसे खाद्य पदार्थ में मिलाएंगे तो फिर क्या होगा, उससे भी खतरा पैदा होगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, मार्जन रसायन, कीटनाशक अवशेष, पशु चिकित्सकीय अवशेष, अस्वीकृत खाद्य पदार्थ, मिलावट ये सब चीज़ें क्या हैं, स्वीकृत खाद्य मिलावट का आधिक्य। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, वो ये सब चीज़ें हैं केमिकल हजार्डस। अब आप लोग यहाँ भी देखिए, रासायनिक संकट वे हैं रासायनिक अथवा हानिकारक पदार्थ होते हैं जो खाद्य में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं अथवा खाद्य में जाने या अनजाने में मिला दिए जाते हैं। इस संकटदायी वर्ग में कीटनाशक, रासायनिक अवशेष, विषैली धातुएं, पॉलीक्लोरीकृत बाइफिनाइल, परिरक्षक, खाद्य रंग और अन्य मिलावटी पदार्थ सम्मिलित हैं। तो ये क्या है, ये हैं आपके केमिकल हजार्डस। इसका नाम याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है कि केमिकल हजार्डस क्या क्या हो सकते हैं, फिजिकल हजार्डस क्या क्या हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं आपके नेट में भी बनते हैं, बीपीएससी में भी बनते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी में भी बनते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, मार्जन रसायन, मिलावट, स्वीकृत खाद्य मिलावटों का अधिक, अस्वीकृत खाद्य मिलावटें, पशु चिकित्सकीय अवशेष, कीटनाशक अवशेष है, क्या है सभी, ये सब केमिकल हजार्डस हैं यानी रासायनिक संकट हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं बायोलॉजिकल यानी जैविक संकट। तो ये रहा, जैविक संकट में विभिन्न जीवधारी शामिल हैं जिनमें सूक्ष्म जीव सम्मिलित हैं। ये सूक्ष्म जीव जो खाद्य से संबंधित होते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, खाद्य जनित रोगाणु कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव रोगाणुओं से दो प्रकार के खाद्य जनित रोगाणु उत्पन्न होते हैं, संक्रमण और विषाक्तता। तो क्या है, बायोलॉजिकल हजार्डस क्या होते हैं, बायोलॉजिकल हजार्डस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक तो विजुअल होता है, एक माइक्रो विजुअल होता है, ठीक। तो ये क्या होते हैं, ये सूक्ष्म जीव से संबंधित होते हैं और ये दो प्रकार से खाद्य जनित रोग उत्पन्न कर सकते हैं। पहला संक्रमण हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, विषाक्तता हो सकती है। और ये 2 टाइप के होते हैं, पहला विजुअल होता है, दूसरा नॉन विजुअल होता है। तो जो जैविक खतरा है इसका 2 प्रकार होता है, विजुअल, माइक्रो विजुअल। यानी जो दिख सकता है और ये क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी से दिखेगा। ये ऐसे नहीं दिखेगा, ये सूक्ष्मदर्शी से दिखता है जो माइक्रो विजुअल होता है। तो देखिए, खाद्य पदार्थ में दिखाई देने वाले संकट यानी ये विजुअल है, जो देखने वाले हैं कौन कौन, मक्खी, कृमि, तिलचट्टा, काकरोच, इल्ली, घुन, ये सब क्या है, विजुअल हैं। जैविक संकट में ये सब क्या है, ये विजुअल हैं। यानी बायोलॉजिकल में जो दो प्रकार के होते हैं, एक विजुअल, एक माइक्रो विजुअल। तो ये विजुअल यानी जो दिखाई देते हैं, जो हमारे खाद्य पदार्थ में कृमि जैसे हो गया और तिलचट्टा बैठेगा, मक्खी रहेगा, इल्ली रहेगा, घुन रहेगा, तो ये विजुअल क्या है, ये जैविक, ये जैविक खतरे जो हैं वो दिखते हैं। जो माइक्रो विजुअल हैं, आइए देखते हैं। जो माइक्रो विजुअल है यानी जो सूक्ष्म जैविक संकट हैं
वो कौन कौन से, जैसे जीवाणु हो गया, खमीर हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फफूंदी हो गया, विषाणु। तो ये आपको दिखेंगे नहीं, वो ख़राब हो जाएंगे, लेकिन आपको दिखेंगे नहीं कि विषाणु है, ये जीवाणु है, ये खमीर है, ये प्रोटोजोआ है। जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो ये पता चलते हैं कि ये कौन से बायोलॉजिकल हजार्डस हैं, यानी नॉन विजुअल में ये कौन से, यानी माइक्रो विजुअल में कौन से ये बायोलॉजिकल हजार्डस हैं, ये जीवाणु है, खमीर है, ये सारी चीज़ें ऐसे आपको पता नहीं चलेगा देख के। तो आपको हजार्डस 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता हो गया। पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल, तीसरा होता है बायोलॉजिकल। तो फिजिकल में होता है बाल रेशा, ये सारी चीज़ें। केमिकल में होता है मात्रा से अधिक रसायन का यूज हो गया, खाद्य मिलावट हो गई, ये सब सारी चीज़ें। और बायोलॉजिकल हजार्डस होते हैं जो जैविक खतरे होते हैं, यानी जैसे ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला तो दिखता है, दूसरा दिखता नहीं है या माइक्रोस्कोप से दिखता है। अब देखिए, जो खाद्य जनित रोग हैं, सूक्ष्म जीव रोगाणुओं से जो 2 प्रकार के खाद्य जनित रोग होते थे, वो पहला होता था पहला संक्रमण है, दूसरा विषाक्तता है। तो आइए जानते हैं कि संक्रमण और विषाक्तता क्या होता है। तो देखिए, खाद्य संक्रमण जो क्या होते हैं, जीवों के शरीर में प्रवेश से उत्पन्न होते हैं। जो खाद्य संक्रमण होता है वो क्या होता है, जब जीवों के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वहाँ पहुंचकर संख्या बढ़ाने लगता है और उत्पन्न करने लगता है। तो ये क्या होते हैं, जीवों के शरीर में प्रवेश से उत्पन्न होते हैं और वहाँ पे संख्या बढ़ाने लगते हैं। जैसे साल्मोनेला क्या है, इसका आदर्श उदाहरण है। यह जीव जंतुओं के आंत क्षेत्र में उपस्थित रहता है। कच्चा दूध और अंडे में भी इसके स्रोत हैं। गर्म करने पर साल्मोनेला नष्ट हो जाता है, परंतु अपर्याप्त पाकक्रिया के कुछ जीव जीवित बचे रहते हैं। अक्सर साल्मोनेला पार संदूषण से फैलते हैं। यह हो सकता है कि कोई रसोइया एक तख्ते पर कच्चा मांस, मुर्गी के टुकड़े काटे और बिना तख्ते को साफ किए क्या होता है, उस पर खाद्य टुकड़े काट जिन्हें पकाने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सलाद। तो साल्मोनेला बहुत तेज़ी से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक 20 मिनट में उनकी संख्या दोगुनी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि साल्मोनेला की जो वृद्धि है वो प्रत्येक 20 मिनट में कितनी हो जाती है, तो वो दोगुनी हो जाती है। तो खाद्य संक्रमण वो होता है जैसे कि कोई चीज़ कटा है, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ कटी है जो विषाक्त, यानी मांस मछली किसी चीज़ पे काटा गया है, यानी फिर उसके बाद उस पर क्या कर दिया गया, उसी चाकू से या उसी जो चॉपर होता है उस पर क्या कर दिया गया, सलाद काट दिया गया। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, साल्मोनेला जीव पाए जा सकते हैं। तो ये पहले उत्पन्न इसमें नहीं होगा कि लक्षण पहले उत्पन्न हो गया वो सलाद पे ही देखने को मिल गया। ये क्या करेगा, जब आप खा लेंगे, जैसे ही खा लेंगे उसके बाद क्या करेगा, आपके शरीर में इसके लक्षण दिखने लगेंगे। और ये जीव जंतु के क्या होते हैं, आंत क्षेत्र में उपस्थित रहता है। ठीक, अब आइए देखते हैं खाद्य विषाक्तता और अविषाक्तता। खाद्य विषाक्तता अविषाक्तता है जो रोगाणुओं के नष्ट होने पर भी कुछ जीवाणु रह जाते हैं जो हानिकारक अविष उत्पन्न करते हैं। तभी अविष उत्पन्न करते हैं जब खाद्य पदार्थ अधिक गर्म या अधिक ठंडे नहीं होते। खाद्यों में अविष गंध, दिखावट अथवा स्वाद से नहीं पहचाने जा सकते, अतः ऐसे खाद्य पदार्थ जो गंध और रूप में ठीक लगते हैं जरूरी नहीं कि सुरक्षित हों। ठीक, तो ऐसे जो रोगाणु होते हैं जो नष्ट हो जाने पर भी कुछ जीवाणु जो उसमें रहते हैं वो क्या रहते हैं, बचे रह जाते हैं। और जो हानिकारक अविष उत्पन्न करते हैं, जीव तभी अविष उत्पन्न करता है जब खाद्य पदार्थ अधिक गर्म या अधिक ठंडे नहीं होते हैं। जैसे उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे या तो बहुत ज़्यादा, जैसे फ्रिज में रख दिया, तो फ्रिज में क्या करते हैं, वो फ्रिज क्या करने के लिए रखा, फ्रिज में क्यों रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जीवाणुओं की वृद्धि ना हो। और जैसे ज़्यादा गर्म टेम्परेचर उसको देंगे तो वहाँ पे भी जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होगी, लेकिन जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो जीवाणुओं की वृद्धि वहाँ पे सबसे तेज़ी से होती है। अधिक गर्म करेंगे तो जीवाणु नष्ट हो जाएंगे और ठंडे जगह पे रखेंगे तो जीवाणुओं में वृद्धि नहीं हो पाएगी। नष्ट पूरे तरीके से नहीं होंगे, लेकिन उनकी जीवाणुओं की वृद्धि रुकी रहेगी, वो हो नहीं पाएगी। जैसे ही उसको नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा वो क्या करेगा, जीवाणुओं की वृद्धि बहुत तेज़ी से होने लगती है।
तो ये अधिक ठंडे और अधिक गर्म जगह पे नहीं होते, ये क्या करते हैं, ये नॉर्मल टेम्परेचर में उत्पन्न होते हैं। और जो खाद्यों में अविष है यानी खाद्य विषाक्तता है वो क्या होती है, गंध, दिखावट और स्वाद से नहीं पहचाने जा सकते। जैसे खाद्य पदार्थ जो गंध और रूप में ठीक लगते हैं जरूरी नहीं सुरक्षित ही हों। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे स्टेफिलोकाकस आरियस, ये क्या है, ये क्या है, खाद्य विषाक्तता का एक उदाहरण है। ऐसे ही जीवों का उदाहरण है। इस प्रकार के जीव वायु, धूल और जल में पाए जाते हैं। ये 50% स्वस्थ व्यक्ति के नासिक मार्ग, गले और त्वचा, बाल में पाए जाते हैं। विभिन्न परजीवियों में रोग के कारण हो सकते हैं, जैसे सुअर के मांस में फीता कृमि द्वारा संक्रमण। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थ पीड़कों और कीटों द्वारा भी ग्रसित हो सकता है। तो ये खाद्य विषाक्तता है। खाद्य संक्रमण पढ़ ही लिया आप लोगों ने, सारी चीज़ें याद रखिएगा। थोड़ा सा आगे देखते हैं। खाद्यों से होने वाले विभिन्न खतरों के अंतर्गत जैविक संकट खाद्य जनित रोगों के प्रमुख कारण हैं। तो जैविक संकट रोगों के प्रमुख कारण हैं, आप लोग देख ही सकते हैं, जिसमें कि माइक्रोविजुअल आता है। तो उसमें क्या होता है, खाद्य जनित रोगाणु गंभीर चिंता का विषय और नए रोगाणु उत्पन्न करते हैं। रोगाणुओं के उत्पन्न होने के लिए जो कारक महत्वपूर्ण है उनमें सम्मिलित है, जैसे मानव परपोषी, जंतु परपोषी और मानव एवं स्वयं रोगाणुओं के साथ उनकी पारस्परिक क्रियाएं। पर्यावरण, जिसमें भोजन का उत्पादन, संसाधन, भोजन पकाना, परोसना आदि क्रियाएं और भंडारण होता है। अब थोड़ा सा अविषाक्तता के उदाहरण देते हैं, जैसे नोरोवायरस, रोटा वायरस, हेपेटाइटिस ए का लगभग 70% मामलों में योगदान रहता है। ये नए रोगाणु उत्पन्न होते रहते हैं और उन्हें पहचानने, नियंत्रित करने और खाद्य पदार्थों में उनकी उपस्थिति पता लगाने के लिए विधियों की विकसित करने की आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ों को पता लगाने के लिए विधियों को विकसित करने की आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में संदूषण और अपमिश्रण जैसे शब्दों को समझना। अब जानते हैं कि संदूषण क्या होता है और अपमिश्रण क्या होता है। ठीक, बाकी ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, ऊपर की चीज़ें पूरी याद रखिएगा। तो आइए संदूषण और अपमिश्रण के बारे में जानते हैं। तो संदूषण क्या होता है, संसाधन अथवा भंडारण के समय पहले बाद में खाद्य पदार्थ में हानिकारक अखाद्य अथवा आपत्तिजनक पदार्थ जैसे रसायन, बाहरी पदार्थ जैसे रसायन, सूक्ष्मजीव, तनुकारी पदार्थ की उपस्थिति संदूषण कहलाती है। जैसे संसाधन के समय या भंडारण के समय या पहले या बाद में जब खाद्य पदार्थ में हानिकारक या आपत्तिजनक बाहरी पदार्थ जैसे रसायन, सूक्ष्मजीव, ये सब चीज़ें उपस्थित हो जाती हैं तो क्या कहलाता है, ये संदूषण कहलाता है। लेकिन खाद्य अपमिश्रण क्या कहलाता है, तो खाद्य अपमिश्रण कहलाता है जिसमें भोजन की गुणवत्ता या तो खराब गुणवत्ता वाली सामग्री के अतिरिक्त मिश्रण या मूल्यवान घटक के निष्कर्षण से कम हो जाती है। पहले तो या तो उसमें गुणवत्ता वाली चीज़ें, भोजन की गुणवत्ता ही नहीं रहेगी, या तो गुणवत्ता वाली सामग्री के अतिरिक्त मिश्रण या मूल्यवान घटक के निष्कर्षण से कम हो जाती है। तो जैसे उसमें कुछ मिलाया जाए तो उसकी गुणवत्ता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें खाद्य पदार्थों के विकास, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन और वितरण की अवधि के दौरान न केवल पदार्थों को जानबूझकर जोड़ा या प्रतिस्थापन शामिल है, बल्कि जैविक और रासायनिक संदूषण भी शामिल हैं, जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। मिलावट वे पदार्थ हैं जिनका उपयोग मानव उपभोग के लिए खाद्य उत्पादों को असुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है। तो जैसे ही खाद्य अपमिश्रण का मतलब क्या होता है कि जैसे ही खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट की जा रही है तो उसका उपयोग मानव उपभोग के लिए खाद्य उत्पादों को असुरक्षित बनाने के लिए किया जा रहा है, और वो जो उसमें से अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ें हैं खाद्य पदार्थ में वो निकाल दी जा रही हैं, जो कम गुणवत्ता वाली चीज़ें हैं उसको मिला दी जा रही हैं। तो यही क्या होता है, खाद्य अपमिश्रण होता है। ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ खराब गुणवत्ता वाली चीज़ें ही मिलाई जा रही हैं, उसमें जो अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ें हैं उसको भी बाहर कर दिया जा रहा है और खाद्य गुणवत्ता वाली चीज़ों को उसमें मिला दिया जा रहा है। दोनों चीज़ों का यानी निकालना और मिलाना दोनों चीज़ें की जाती हैं, तो वो होता है खाद्य अपमिश्रण। अब जानते हैं कि खाद्य गुणवत्ता होता क्या है। तो खाद्य गुणवत्ता होता है
कि उपभोक्ताओं के लिए जो गुणों को प्रभावित करते, जो उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों के गुणों को प्रभावित करती है। इसमें जैसे नकारात्मक गुण भी शामिल है, सकारात्मक गुण भी शामिल है। तो नकारात्मक गुण जैसे सड़ना, संदूषण, अपमिश्रण, खाद्य सुरक्षा खतरे, और साथ ही सकारात्मक गुण भी शामिल है जैसे रंग, सुगंध, बनावट। ये एक परिपूर्ण संकल्पना है। तो खाद्य गुणवत्ता में दोनों चीज़ें शामिल हैं, नकारात्मक गुण भी शामिल है और सकारात्मक गुण भी शामिल है। ये जो उपभोक्ता के लिए उत्पादों के गुण को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे उनके रंग को, बनावट को, आकार को, गंध, स्वाद, सारी चीज़ों को क्या करती है, प्रभावित करती है। ये खाद्य गुणवत्ता है। तो खाद्य गुणवत्ता के लिए क्या हुए हैं, कई सारे खाद्य गुणवत्ता या सुरक्षा क्या है, प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो इसे पूरे विश्व में विभिन्न सरकारों ने, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने खाद्य मानक तय किए हैं जो ये सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थ सुरक्षित है और अच्छी गुणवत्ता के हैं। इसको सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या किए हैं, मानक निर्धारित किए हैं कि ये पदार्थ सुरक्षित है कि नहीं है, खाद्य पदार्थ अच्छी गुणवत्ता वाला है कि नहीं है। इन मानकों को सप्लायरों ने क्या पालन किया है कि नहीं किया गया है, इसके लिए क्या किए गए हैं, मानक तय किए गए हैं खाद्य गुणवत्ता के अंतर्गत। अतः सभी खाद्य सेवा उपलब्ध कराने वाले वे सभी सेवाएं जो पूर्व तैयारी और पकाना, संसाधन पैक करने वाले, सेवा देने वाले शामिल होते हैं, को चाहिए कि वे बेहतर निर्माण विधियों को अपनाएं और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करें। जैसे ध्यान में रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, जैसे कोई भी काम कर रहा है, जो खाद्य सेवा उपलब्ध करा रहे हैं, जो सेवा से पूर्व तैयारी कर रहे हैं या सेवा के बाद भी तैयारी कर रहे हैं, यानी पकाने से लेके उसके पैकिंग, उसको भेजने तक क्या करना चाहिए, कच्चे माल और जल की गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए। परिसर, कर्मचारी, उपकरण, खाद्य निर्माण, भंडारण, सभी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उपयुक्त ताप पर खाद्य का भंडारण होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान का ध्यान रखना चाहिए। बेहतर तरीके की सेवा मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। तो खाद्य मानकों को बनाए रखने के लिए कुछ मानक होते हैं। हर कंपनी उन मानकों का क्या करती है, पूरा करना चाहती है। तो खाद्य मानक जो होते हैं, खाद्य मानक के 4 स्तर होते हैं। कौन कौन सा होता है, कंपनी मानक, राष्ट्रीय मानक, क्षेत्रीय मानक और अंतर्राष्ट्रीय मानक। तो ये देखिए कि खाद्य मानक कितने स्तर पे होते हैं, 4 स्तर पे होते हैं। कौन कौन से, कंपनी मानक, राष्ट्रीय मानक, क्षेत्रीय मानक, अंतर्राष्ट्रीय मानक। ये इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए भारत में खाद्य और मानक नियमन। तो भारत में खाद्य और मानक नियमन क्या है, पहला है स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण यानी वॉलंटरी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन। तो भारत में कुछ स्वैच्छिक श्रेणीकरण और अंकन योजनाएं हैं, जैसे भारतीय मानक ब्यूरो, जैसे BIS का ISI मार्क और एग मार्क। तो BIS का कौन कौन से मार्ग हैं, ISI मार्क और एग मार्क। ये किसने बनाया है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि एग मार्क और ISI मार्क किसका है। तो BIS का ISI मार्क और BIS का ISI मार्क और एग मार्क दोनों हैं, ठीक। भारतीय मानक ब्यूरो विभिन्न उपभोक्ता सामग्री के मानकीकरण से संबंधित संसाधित खाद्य पदार्थों के लिए ISI नाम से जानी जाने वाली शैक्षिक प्रमाणीकरण योजना चलाता है। एग मार्क उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कृषि उत्पादों के लिए प्रमाणीकरण की एक स्वैच्छिक योजना है। तो क्या है, एग मार्क और ISI। तो एग मार्क क्या करता है, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कृषि कार्य उत्पादों यानी कच्चे और संसाधित के प्रमाणीकरण की है। और भारतीय मानक ब्यूरो का ISI और एग मार्क है, ठीक।
तो चूँकि क्या सरकार के बहुत से नियमन और नियम है खाद्य उद्योग में इसका उपयोग करना बहुत पेचीदा लगने लगा, अतः सभी नियम को एकीकृत सन 2006 में भारत सरकार ने क्या किया, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम FSSAI का क्या किया 2006 में पारित किया। तो अब आइए देखते हैं, बहुत से नियम रखने से अच्छा था कि भारत सरकार ने क्या किया, उसको पेचीदा लगने लगा, बहुत सारे नियम बनने लगे, तो सभी नियमों का कर दिया, एकीकृत कर दिया। तो एकीकृत करके सन 2006 में क्या पारित किया, FSSAI यानी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में पारित किया। तो जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का 2006 का जो उद्देश्य था वो था क्या था, खाद्य से संसाधित नियमों को समेकित करना है, यानी FSSAI की स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई थी। अब देखिए ये FSSA क्या करता है, तो ये क्या करता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना खाद्य के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और उसके निर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय, आयात के नियम के लिए की गई थी, ताकि मानव उपयोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। तो इसके लिए क्या किया गया था, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की स्थापना की गई थी। ये भी लाइन याद रख लीजिएगा, जो PAF में स्पष्ट नहीं थे, FSSAI खाद्य नियमों के संगठकीय मानकों या ऊर्ध्वाधर मानकों, सुरक्षा क्षैतिज मानकों में अंतर्राष्ट्रीय बदलाव को प्रतिबिंबित करता है। यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। FSSAI जो निम्नलिखित कार्य करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 द्वारा अनिवार्य किया गया, ये सारे हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये सारे क्या हैं, अनिवार्य किए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें बस इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी इसको बहुत याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हाँ पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब देखिए ये चीज़ एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये खाद्य मानकों, गुणवत्ता, शोध और व्यापार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और समझौते। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या किया गया था। पहला, भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम PFA 1954 में अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में आवश्यकता के अनुसार कई बार 200 से अधिक संशोधन किया गया। PFA के अलावा अन्य आदेश या अधिनियम जो विशिष्ट खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, जैसे कि तो PFA एक्ट क्या किया गया था, जो हुआ था 1954 में लागू किया गया था, अधिनियमित किया, और 19 सितंबर को अधिनियमित किया गया था और 1 जून 1955 में लागू किया गया था। ठीक, तो ये इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, आइए देखते हैं। फल और सब्जी उत्पाद, इसके अंतर्गत फल के लिए विनिर्देशों की और सब्जी उत्पाद आते हैं। तो ये एक्ट कब बना था, तो ये एक्ट बना था 1900, यानी इसको बोलते हैं FPO 1955 में ये एक्ट बना था। फल और सब्जी के लिए, मांस और
खाद्य उत्पाद के लिए क्या बना था, खाद्य उत्पाद आदेश के लिए, तो ये बना था। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ रही हैं, FPO के अंतर्गत आ रही हैं। सॉरी, FPO और मांस, खाद्य उत्पाद और वनस्पति सब किसके अंदर आ रही हैं, PFA के अंतर्गत आ रही हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ रही हैं, जो कि 1954 में बना था और 2000 से अधिक बार इसमें संशोधन किया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा। अब मांस और खाद्य उत्पादन, इसको बोलते हैं MPO। ये कब बना था, तो ये भी बना था आपका 1973 में, 1973 में MPO बना था। यह भी 1955 के अंतर्गत आता है ये, ठीक। अब अगला है वनस्पति तेल और उत्पाद आदेश। तो ये कब बना था, ये बना था इसको बोलते हैं MFPO। ये आया था 1998 में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ये सारे FPO कब बना था, MPO कब बना था, MFPO कब आया था, तो ये सारे चीज़ें याद रखिए। और किसके अंतर्गत था, तो ये सारे ये चीज़ें PFA के अंतर्गत थी। थोड़ा सा यहाँ देखिए, प्राचीन काल से ही पूरे विश्व में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य पदार्थों के विक्रय के कपटपूर्ण तरीकों को रोकने के लिए सरकारी प्राधिकरणों द्वारा खाद्य मानकों को विकसित करने और लागू करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते जिन्होंने खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और बचाव को बढ़ावे, शोध और व्यापार को सुसाध्य करने CAC यानी कोडेक्स एलिमेंटेरियन कमीशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रमुख भूमिका निभाने वाले कौन कौन से संस्थान हैं कि उसे खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और बचाव को बढ़ावे, शोध और व्यापार को सुसाध्य करने के लिए तो CAC महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और प्रमुख भूमिका निभाने वाले मुख्य संस्थान कौन कौन से हैं, तो CAC है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान, विश्व व्यापार संगठन। ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो कोडेक्स है यानी कोडेक्स एलिमेंटेरियन कमीशन यानी CAC, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान, ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, और ये है ISO। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि CAC क्या है। ये अंतर सरकारी संस्था है जिसे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य, मानक, सुरक्षा और खाद्य तथा कृषि व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए स्थापित किया गया। 1999 में अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों की संख्या 166 सदस्य देश और एक सदस्य संगठन यूरोपियन समुदाय की थी। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक, इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये राष्ट्रीय मानक संस्था है। ये क्या है, राष्ट्रीय मानक संस्था है। और ISO सदस्य संस्थाएं का विश्वव्यापी गैर सरकारी संघ है। ISO का मिशन वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय को सुसाध्य बनाने और बुद्धिजीवी, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के दृष्टिकोण से विश्व में मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन देना है। ISO द्वारा किया गया कार्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते में परिणत हो जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित किया जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ISO 9000 गुणवत्ता आवश्यकताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय संकेत चिन्ह है। तो ISO 9000 गुणवत्ता आवश्यकताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संकेत चिन्ह है। यह किसी संस्थान की गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित है। इन मानकों को अपनाना स्वैच्छिक होता है। कोडेक्स और ISO के अंतर निम्नलिखित बॉक्स में दिए गए हैं। यानी कोडेक्स और ISO में क्या अंतर है हम आपको बताएंगे, लेकिन ISO 9000 किसके लिए है, तो गुणवत्ता प्रबंधन के लिए है। यह क्वेश्चन पूछता है, नेट में भी ये कई बार क्वेश्चन बना है, TJT PGT में भी बना है कि ISO 9000 किसके लिए है, तो ISO 9000 क्या है, गुणवत्ता प्रबंधन के लिए है।
देखिए कोडेक्स और ISO में क्या अंतर है। तो कोडेक्स क्या है, राष्ट्रीय नियमों के विकास के लिए है, ये स्वैच्छिक होता है, परिवर्तन इसमें बहुत धीमे होता है, इसमें प्रत्येक 5 वर्ष बाद क्या होता है, मानकों में पुनरावलोकन होता है, अल्पतम स्वीकृति पद्धतियों का वर्णन करता है, ये वर्तमान में औद्योगिक पद्धतियों का वर्णन करता है। तो कोडेक्स और ISO में यही अंतर है। अब तीसरा क्या था, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। तो ये क्या हुआ था, इसमें इसकी स्थापना क्या हुई थी 1955 में हुई। WTO का मुख्य उद्देश्य व्यापार के समझौते को लागू करके व्यापार के झगड़ों को निपटाकर देशों की व्यापार नीति के मुद्दों में सहायता करके सहजतापूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक, निष्कपटतापूर्वक और पूर्वानुमान के साथ व्यापार को चलाने में सहायता करना। तो विश्व व्यापार संगठन का क्या उद्देश्य था, तो ये था कि व्यापार में के समझौतों को लागू करके व्यापार के झगड़ों निपटाकर देश की व्यापार नीति मुद्दों में सहायता से सहजतापूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक, निष्कपटतापूर्वक और पूर्वानुमान के साथ व्यापार को चलाने में सहायता करना था। ठीक, और मानकों को अपनाने और लागू करने पर जोर देने के लिए सुदृढ़ खाद्य नियंत्रण तंत्र की आवश्यकता है। एक प्रभावी खाद्य नियंत्रण प्रणाली में यह अवश्य शामिल होने चाहिए। कौन कौन से शामिल होने चाहिए, खाद्य निरीक्षण और विश्लेषण। तो खाद्य निरीक्षण क्या होता है, खाद्य निरीक्षण होता है उत्पाद की मानकों की समनुरूपता के निरीक्षण द्वारा सत्यापित किया जाता है। इससे सुनिश्चित होगा कि सभी खाद्य पदार्थों का उत्पादन, हस्तांतरण, संसाधन, भंडारण और वितरण नियमों और कानून के अनुपालन के साथ होता है। तो ये क्या होता है, खाद्य निरीक्षण का मतलब ये होता है कि जो खाद्य पदार्थ बन रहे हैं या जो तो समान अनुरूपता के साथ होना चाहिए। यानी खाद्य पदार्थों का जो उत्पादन हो रहा है, हस्तांतरण हो रहा है, संसाधन हो रहा है, भंडारण हो रहा है, वितरण हो रहा है, तो सभी चीज़ें कानून के नियम का पालन करते हुए होना चाहिए और सभी चीज़ें में गुणवत्ता होनी चाहिए, समानुरूपता होनी चाहिए, निरीक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें खाद्य निरीक्षण के अंतर्गत आता है। ये सब क्या है, खाद्य नियंत्रण प्रणाली के अवश्य शामिल होने चाहिए सब खाद्य नियंत्रण प्रणाली में। दूसरा है विश्लेषणात्मक क्षमता। तो विश्लेषणात्मक क्षमता क्या है कि खाद्यों के विश्लेषण के लिए हर प्रकार से सुसज्जित और सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है। यानी उनका विश्लेषण करने के लिए अब ऐसे कहीं भी विश्लेषण तो हो नहीं जाएगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, सुसज्जित और सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला होनी चाहिए। उसके अतिरिक्त भली भांति प्रशिक्षित कर्मचारी भी होने चाहिए। प्रयोगशाला से संबंधित क्या होना चाहिए, सिद्धांतों, भौतिक, रासायनिक, सूक्ष्म जैविक विश्लेषण, खाद्य और खाद्य उत्पादों के परीक्षण का क्या होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। खाद्य संदूषण, पर्यावरणीय रसायनों, जैव अविशों, रोगजनक जीवाणुओं, खाद्य जनित जीवाणुओं और परपोषियों का पता लगाने के लिए विश्लेषण क्षमताओं की आवश्यकता होती है। तो विश्लेषणात्मक क्षमता में क्या क्या होना चाहिए, इतनी चीज़ें होनी चाहिए। ये सब क्या है, खाद्य नियंत्रण प्रणाली के लिए ये सब सारी चीज़ें आवश्यक हैं। और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए क्या क्या चीज़ें सुनिश्चित होती है, तो उत्पादन निर्माण पद्धति GMP और उत्तम हस्तांतरण पद्धतियाँ GHP और संकट विश्लेषण क्रांतिक नियंत्रण विद्युत HACCP। तो ये सारी चीज़ें खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए होनी चाहिए। तो GMP क्या है, देखिए GMP क्या है, उत्तम निर्माण पद्धतियाँ गुणवत्ता आश्वासन का क्या है, भाग है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए निर्माता या संसाधक या सुनिश्चित करने के लिए पहले से उपाय करे कि उनके उत्पाद सुरक्षित हैं। इनसे संदूषण को कम करने या दूर करने और गलत लेबल लगाने से बचने में मदद मिलती है। तो GMP क्या है, ये सारी चीज़ें, इससे उपभोक्ता को उन उत्पादों जो हानिकारक नहीं है खरीदने से, गुमराह होने से बचाया जाता है। तो GMP क्या है, एक अच्छा व्यावसायिक माध्यम है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ, जो थोड़े मोड़े कॉन्सेप्ट बचे हैं वो भी बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही अभी के लिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ इसी के क्वेश्चन
आपको मिलेंगे अब करने के लिए। आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट भी आप लोग का क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया कीजिए। कोई क्लास को नहीं देखता है, ना तो कमेंट करता है, ना तो लाइक करता है, ना शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं करता है। चलिए वो सब चीज़ें नहीं करते, लेकिन कम से कम देख के पढ़ तो लिया कीजिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ही है, आप लोग को ही इससे हेल्प मिलेगा। या एनसीईआरटी आप लोगों को कहीं इधर उधर ढूंढ ढाड़ के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट भी पूरा करा दे रही हूँ, कॉन्सेप्ट, और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी बना दे रही हूँ, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, कैसे कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।